हेलो 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 हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। गुड इवनिंग विश्वास, गुड इवनिंग रघुनाथ, गुड इवनिंग संजीत। साउंड ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया था, बनाए हो, ट्राई किए? वो शायद क्यूब वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपके इस कॉर्नर पर एक एंट थी, ठीक है, और वो क्रॉल करके इस एंड पर पहुंचना चाहती थी, सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। क्यूब का जो डायमेंशन है वो ए साइड लेंथ है इस क्यूब का, और एंट का जो वेलोसिटी था या एंट का जो स्पीड था वो कांस्टेंट था कुछ यू वेलोसिटी से। तो आपको मिनिमम टाइम निकालना था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस कॉर्नर पर एक एंट है, इस एंट को क्रॉल करके इस फारदेस्ट पॉइंट पर पहुँचना है, लेकिन मिनिमम टाइम पर पहुँचना था, है ना। मिनिमम टाइम पर पहुँचना था, और जो स्पीड है एंट का वो कांस्टेंट था, वो हमेशा यू के कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ बाबू, बेसिक अगर आपको छोटा बस पता हो कि अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट है ना, कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो टाइम निकालने के लिए आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर सकते हो। तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि कुछ डी है, टाइम स्पीड कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है यू। एक बात बताओ, ये जो स्पीड यू है ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कांस्टेंट, कि एंट हमेशा इसी स्पीड से चलेगी, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब तुमको मिनिमम टाइम निकालना है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मिनिमम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि यू तो कांस्टेंट है, यू तो कांस्टेंट हो गया, जैसे 2 3 4 10 कांस्टेंट रहता है। तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए अगर डिस्टेंस मिनिमम रहेगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कोई कांस्टेंट, आपका टाइम भी मिनिमम आएगा। ये कितने बच्चों को चमक गया? जल्दी कमेंट करो कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि अगर आपको मिनिमम टाइम में एंड को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो उसको सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ चुनना पड़ेगा, है ना। सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ चुनना पड़ेगा, तभी एंड सबसे कम टाइम में यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो, वेरी गुड, ठीक है। अब एंट उड़ कर नहीं जा सकता, अगर उड़ के जा सकता तो हम लोग क्या बोलते? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो इसका यही होता, बॉडी डायगनल जिसको आप बोलते थे, है ना। लेकिन ये उड़ के जाता तो इस रास्ते जा सकता था, लेकिन एंट उड़ के तो नहीं जा सकता है, इसका मतलब इसको दूसरा रास्ता जमीन वाला चुनना पड़ेगा, जिससे ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। चलो, तो बाबू देखो, हम अब देखो पता तो है नहीं कि कैसा रास्ता है, तो तुमको पहले ये रास्ता निकालना पड़ेगा, तो ठीक है। अब इस रास्ते को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। नीचे में आपको बेस में एक स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ से चलकर आप मान लीजिए कि आप कहीं यहाँ तक पहुँच गए, इस एंड तक पहुँच गए, ठीक है। तो आपको यहाँ नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, और फिर इस एंड से उठकर आप यहाँ पे चले गए, है ना। हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता कि ये बीच में कहाँ पर जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि ये x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। ये a है और ये a है, तो ये ऑरेंज वाले रास्ते को हम मान रहे हैं कि ऑरेंज वाले रास्ते से ये चलकर जा रहा है, ठीक है। ऑरेंज वाले रास्ते से चल करके जा रहा है ना। ये यहाँ से गया। अब देखो, आप इस चीज़ को जनरलाइज समझने की कोशिश करना। अगर x की वैल्यू जीरो आ जाएगी, समझना थोड़ा, अगर x की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये खसक के यहाँ आ जाएगा,
और यहाँ आ जाएगा तो इसका मतलब एंट इस यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ से सीधा डायगोनल पकड़ के यहाँ पहुँच गया, ये हो सकता है। अगर x की वैल्यू पूरी a के बराबर आ जाएगी तो ये पॉइंट घसक के इस जगह पर आ जाएगा, तो ये पूरा ये डायगोनल चल के जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू a/2 आ गई तो ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो ये यहाँ से डायगोनल चलेगा तो इधर पहुंचेगा और फिर यहाँ से डायगोनल जैसा चलेगा तो ऊपर पहुंचेगा। इसका मतलब आपको पता नहीं है कि कौन सा डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो आपको तो पहले वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर आपने डी मिन निकाल लिया तो आप यू से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि आपको मैथ्स का यूज़ करके, बेसिक फिजिक्स का यूज़ करके आपको वो मिनिमम डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा कि एंट कौन से रास्ते चले ताकि वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे। ठीक है, वो हमको पता तो है नहीं, तो मैंने कुछ ऐसा आर्बिट्रेरी मान लिया कि वो यहाँ से इस एज पे कहीं बीच में आया, यहाँ से उसकी डिस्टेंस x थी, ये टोटल लेंथ a है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस एक्स। तो अब ये जो डिस्टेंस d है इसको कैसे लिखोगे बताओ। ये a है और ये x है बाबू, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, √a² प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेस में स्क्वायर है ना, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, तो ये दिया है ये दिया है तो हाइपोटेनस निकल जाएगा √a² प्लस एक्स स्क्वायर से। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, फिर आपको यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, इसमें ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा a², ये पूरा आपका हो गया a²। तो ये डिस्टेंस है। अब इस पूरे चीज में वेरिएबल क्या है, a तो कांस्टेंट है, इस पूरे चीज में वेरिएबल क्या है, x। आप लिख सकते हो कि d इज अ फंक्शन ऑफ x। आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए बाबू, बेसिक मैथ्स नहीं आएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको लास्ट टाइम हिंट भी दिए थे कि आप एक फंक्शन लिखने की कोशिश करो, तो देखो यहाँ मैंने डिस्टेंस का फंक्शन लिख लिया। अब हमको इस डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके किसके बराबर इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब कभी भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 किया जाता है तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो बेसिकली हम रुको, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, इसको कुछ s मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ds क्या करेंगे, dx लगाओ, ये हो जाएगा 1/2√a² प्लस x², और चेन रूल लगाएंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। आपको हम बता दें कि d ऑफ √x जो है अपॉन dx ये 1/2√x होता है ना। √x का डिफरेंशिएशन वो होता है, एकदम बेसिक चीज़ बता रहे हैं आपको, फिर भी चलो कुछ बच्चे 11th में हैं, अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। यहाँ मैंने चेन रूल लगाया है, ठीक है। a कांस्टेंट है तो a² का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। सिमिलरली ये 1/2 अंडर रूट ऑफ पूरा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a² आएगा, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a² का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू -1, ये डिफरेंशिएट करके आएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया x/√a² प्लस x², और ये बीच में माइनस आ जाएगा a माइनस x/√a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a²। अब आप मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएट किए हुए चीज़ को किसके बराबर इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर। तो ये होगा x/√a² प्लस x² विल बी इक्वल टू a माइनस x/√a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a²। ठीक है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस x² विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a²। ठीक है, अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है, x² ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a² इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a² प्लस x²। ये हो जाएगा बाबू x² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a² x² इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a² प्लस x² इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म पूरा कट गया,
है ना। तो अब यहाँ तो क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये x इज इक्वल टू ए माइनस एक्स आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ए आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए बाई 2 आ जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू ए बाई 2, कुछ नहीं किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, मैंने आपको फुल चेन रूल पढ़ाया है ना। बहुत डिटेल में हमने डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स में किया है, और इस तरीके के डिफरेंशिएशन आप आराम से कर पाएंगे। अब आपने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 मिला, इसका मतलब x की वैल्यू अगर a बाई 2 होगी तो आपका डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये एंड जो है वो इस तरह से चलेगा ताकि पहले वो इस एज के बीच में पहुंचे और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो वहां पे पहुंच जाए, है ना। आपको ये पता चल गया, आपको यही तो नहीं पता था कि ये आपने माना था कि ये यहाँ से x डिस्टेंस पे गया और फिर यहाँ से ऊपर गया, आपको यही तो नहीं पता था, यही तो आपका वेरिएबल था कि वो इस पूरे एज पे किस जगह पर जाएगा ताकि उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, है ना। आपको यही बात नहीं पता था कि वो इस एज पे एंट क्रॉल करके कहाँ तक पहुंचे ताकि यहाँ से ऊपर जाने में उसको डिस्टेंस क्या लगे, मिनिमम। सर ये डिफरेंशिएशन चेन रूल कम और पेन रूल ज़्यादा है, प्रैक्टिस करिए बाबू। क्या इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है यार, देखो, अगर आप d अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले रूट दिखेगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब पूरा एक्स के जगह क्या दिख रहा है, तो आप लिखोगे डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का 2x आएगा, वही तो यहाँ लिखा है। स्टेप बाय स्टेप करके लिखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या आ गया, मिनिमम आएगा कब, जब x की वैल्यू a बाई 2 होगी। तो अब आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा चेक करो, यहाँ पे इस इक्वेशन में x के जगह a बाई 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस अंडर रूट ए माइनस ए बाई 2, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। एक्स के जगह a बाई 2 पुट कर रहे हैं, तो ये बाबू हो गया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5a² बाई 4, ये 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 5a/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आया, रूट 5 है। आप यहाँ पर पुट करोगे x इक्वल टू a बाई 2, यहाँ पर पुट कर दो, ये आपने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, डिस्टेंस का निकाला था। अब आपको पता चल गया कि x इक्वल टू a बाई 2 करेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा, मिनिमम, तो हम यहाँ पर x के जगह a बाई 2 पुट कर देंगे तो हमको कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस, और वो कितना आएगा, रूट अंडर 5 है। अब आप यहाँ पर आइए, आपको मिनिमम टाइम निकालना था, तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए आपको डी मिनिमम डिवाइडेड बाई यू करना था, तो ये कितना आ गया, रूट अंडर 5a डिवाइडेड बाई यू, दिस इज योर आंसर, है ना। तो एंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मिनिमम टाइम लगेगा रूट अंडर 5a बाई यू, रूट अंडर 5a बाई यू। ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है बाबू क्योंकि ये चींटी पहली बात तो उड़ के नहीं जा सकती, अगर ये उड़ के जा रही होती तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये डायगोनल होता जिसको आप बॉडी डायगोनल बोलते हैं, और आप डायरेक्टली बहुत ईजिली निकाल लेते। लेकिन पहला प्रॉब्लम तो ये आया कि चींटी उड़ के नहीं जाएगी, चींटी क्रॉल करके जाएगी, तो जब चींटी क्रॉल करके जाएगी तो यहाँ से यहाँ के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो आपको पता नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हमको पता तो है नहीं कि वो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगा, हम हमेशा आपको बता रहे हैं, और आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आपको किसी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी क्वेश्चन में पढ़कर ऐसा लगे कि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है, ये ब्रह्मास्त्र है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, मैक्सिमा एंड
मिनिमम। मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ाया है। जो बच्चे अर्ली स्टार्टर बैच के हैं वो अपने बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स देखें, मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम फुल डिटेल में पढ़ाया है। और वहाँ पे भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जब कभी भी आपको किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो आप सबसे पहले उसका एक फंक्शन लिखते हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो करते हैं, तो आपको वो पॉइंट मिलता है जहाँ पर वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करेगा। फिर आप उस पॉइंट को उस फंक्शन में डाल दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। कितने लोग को ये पूरा चमक गया, जल्दी कमेंट करो। कितने लोग को ये क्वेश्चन पूरा चमक गया, जल्दी कमेंट करो। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का होमवर्क था। ओके, ओके ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का लास्ट क्लास में कर लिया था, अब गाड़ी उससे थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसा है, आपके पास कोई बॉडी है और ये मस्त पॉइंट ए पर था, है ना, ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके पॉइंट बी पर पहुंच गया, ये इसका पाथ है। ठीक है, आपका जो बॉडी है वो ए पॉइंट पर था, वो मस्त ए से बी, इस पाथ के थ्रू ए से बी पे चला गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि हर एक पाथ के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर एक क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस, है ना। और डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के बीच में जैसा पाथ लेंगे वैसा आपका क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब ए से बी जाने में इसको कुछ टाइम भी लगा होगा। तो अब जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखेंगे, है ना, इसका मतलब होता है कि आप डिस्टेंस का चेंज टाइम के साथ देख रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। टाइम के साथ आप डिस्टेंस कैसे कैसे चेंज कर रहा है, इस चीज़ का स्टडी करना चाहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपने देख लिया, है ना, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो डिस्टेंस कवर करने में इसको कुछ समय भी लगा होगा। मान लेते हैं कि इसका पाथ लेंथ जो है वो 10 मीटर है, इसका मतलब ए से बी आने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर। और इतना ट्रैवल करने में मान लो उसको 5 सेकंड का समय लगा, तो कुछ समय भी तो लग रहा है। तो अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आपका डिस्टेंस जो है वो समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो जो डिस्टेंस समय के साथ चेंज होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, इसी चीज़ को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं स्पीड, है ना। आप बोलते हैं ना बेसिकली कि गाड़ी का स्पीड कितना है ना। आप बोल देते हैं फट से कि गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो क्या है, वो बेसिकली जो स्पीड है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बता रहा है। मतलब आप समय के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज कर रहे हैं, उस चीज़ का मेजरमेंट है वो। ठीक है, तो हमेशा एक बेसिक फंडामेंटल याद रखना, कभी भी डिस्टेंस टाइम से डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। ठीक है, जब कभी भी डिस्टेंस जो है वो टाइम से डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। स्पीड की अगर बात करो तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। डिस्टेंस खुद कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। टाइम खुद कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो दो स्केलर का रेशियो भी क्या आएगा, स्केलर। तो स्पीड भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, है ना, फीट पर सेकेंड, एट्सेट्रा, है ना। जनरली तो हम लोग ऐसा यूनिट में ही डील करेंगे, मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों को चमका ये, एक बेसिक सा फील लेना है ना, कि हम यहाँ से चलकर उस जगह तक गए तो यहाँ से वहाँ तक जाने में मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिपेंडिंग कि मैंने कैसा पाथ लिया है ना। और वो पाथ को ट्रैवल करने में, वो पाथ लेंथ को कवर करने में, वो डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कुछ समय भी लगा होगा। तो जब हम उस डिस्टेंस को समय से डिवाइड करेंगे या ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि मेरा डिस्टेंस समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड।
ठीक है, क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत? चलो, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म डिफाइन होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, नीट वगैरह के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, और मेंस वगैरह में भी पूछ सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड अगर आप कभी भी डिफाइन करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये ध्यान रखना, तो ये आपका क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप कभी भी टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका जो स्पीड मिलेगा वो क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी, फॉर्मूला की तरह भी तुम इसको ट्रीट कर सकते हो, है ना, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आओ जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। अ पार्टिकल travels first half of the total distance with speed v1 and second half by speed v2। तो आपको निकालना है फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। आओ देखो, तो आपके पास एक बॉडी है, यहाँ से चलकर इस जगह तक आया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, मान लेते हैं d है, तो इसका हाफ डिस्टेंस, ठीक है, इसका हाफ डिस्टेंस मतलब d/2 डिस्टेंस, d/2 डिस्टेंस कितने स्पीड से चला v1, और अगला d/2 डिस्टेंस कितने स्पीड से चला v2, है ना। आप मान लीजिए आप ए पॉइंट पर थे और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d डिस्टेंस है। तो आधा डिस्टेंस d/2 डिस्टेंस आपने v1 के स्पीड से चला, और आधा डिस्टेंस आपने कितने स्पीड से चला, v2 स्पीड से, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है d, टोटल टाइम कितना है, मान लेते हैं इसको कुछ सी पॉइंट, तो ए से सी जाने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस कितना है d/2। टाइम कैसे निकलता है, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज़ होता है जब आपका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। आपका स्पीड चेंज होने लगेगा तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तब क्या कर सकते हैं, हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि ये पूरा d/ डिस्टेंस इसी कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, तो हम लोग आराम से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया, d/2, और स्पीड कितना है v1, तो कितना टाइम लगेगा, d/2v1। सिमिलरली सी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है d/2 और स्पीड कितना है v2, तो ये हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2v2। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है, d/2v1, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है, d/2v2। तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लोगे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में दोनों को ऐड कर देंगे, टाइम तो स्केलर है ना, तो आराम से ऐड हो जाएगा, d/2v2। तो ये d कट जाएगा, तो ये आएगा 1/1/v1 + 1/v2।
V2 एलसीएम लोगे तो ये बाबू ये V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 आएगा। ठीक है, चेक कर लो। दिस इज योर आंसर। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना। अच्छे से देख लो कितने, कुछ नहीं करना। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड पूछे ना, तो आप अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़, है ना, आप अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ बैठा लो कि हमको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और उस टोटल डिस्टेंस को हमको टोटल टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अ पार्टिकल ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द सेकंड हाफ बाई d2। तो d मान लिया, d/2 हो गया। देख लो अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन ट्राई करो। अ पार्टिकल ट्रैवल्स first half of the total distance with speed v1 in second half distance constant speed in 1/3 time is v2, and in remaining 2/3 time constant speed is v2. Find the average speed। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। वो क्वेश्चन आप लोग को आसान लगा, इसको ट्राई कीजिए, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, इजी है। ये सब टॉपिक बहुत आसान होते हैं, हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, और ऐसे पढ़ा रहे हैं कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो अगर ये लेक्चर्स देखे तो उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अ पार्टिकल ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, है ना। मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस वो d ट्रैवल कर रहा है, तो उसका आधा डिस्टेंस d/2 कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा, v1 के स्पीड से। अब जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2। जो अगला हाफ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसका 1/3 टाइम, जो सेकेंड हाफ का जो 1/3 टाइम होगा, उसमें वो ट्रैवल कर रहा है v1 v2 के स्पीड से। और रिमेनिंग 2/3 टाइम, और रिमेनिंग 2/3 टाइम जो है वो ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v3 से। तो आपको टोटल क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको बस वही चीज़ चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकाल लो, पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। गिव इट अ ट्राई, दो दो ट्राई दो।
फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बाबू, है ना। अगर आपको फिजिक्स को अच्छा करना है तो तुम ये कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। अभी तो हम लोग ने स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स, अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 2-3 क्लास के बाद बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें कर लेंगे तो फिर आप ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फिजिक्स अच्छी होती चली जाएगी। ट्राई करो, इसको ट्राई करो। करो, तब तक हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं तुम्हारे लिए। हम्म। ऊपर है ड्रॉवर में। ऊपर ड्रॉवर में है। हाँ, ऊपर ड्रॉवर में भी है और वहाँ की चेन जहाँ रहता है वहाँ टांगा हुआ भी है। हम्म। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ आपको कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, नहीं तो बाकी है ये भी बहुत सिंपल, इसमें कुछ है नहीं यार। एवरेज स्पीड वगैरह के क्वेश्चंस तो एकदम श्योर शॉट होते हैं कि बन ही जाएंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो आओ, देखो 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 क्या करोगे, कैसे करोगे इसको। यहाँ पे फिर आपकी गाड़ी इस जगह से चली और इस जगह तक पहुँची। हाफ डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं हाफ डिस्टेंस डी है, तो ये भी डी हो जाएगा। या आप डी मान सकते थे तो डी बाई टू भी हो जाएगा, तो कुछ भी कर सकते हो, उससे आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस को डी मान लेते हैं तो हाफ डी बाई टू होता, हम हाफ को ही डी मान लिए तो ये भी डी हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2D। तो यानी टोटल डिस्टेंस तो 2D पता चल गया। अब यानी हमको टोटल टाइम निकालना है। तो पढ़ो, अ पार्टिकल ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो ये कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है v1, तो यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा d/v1। तो पहला तो निकल गया, इसको हम t1 नाम दे देते हैं, है ना। पहले हाफ को कितना टाइम लगेगा ये निकल गया। अब सारी कहानी जो है वो सेकंड हाफ वाले में है। अब सेकंड हाफ के बारे में पढ़ो क्या लिखा है। इन सेकंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2, है ना। 1/3 टाइम इज v2 और रिमेनिंग 2/3 टाइम का कांस्टेंट स्पीड है v3। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सेकंड हाफ को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा t। सेकंड हाफ को करने में टोटल टाइम कितना लगा बोलो, t लगा। तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट हो गया इसका t/3 टाइम का और एक पार्ट हो गया 2t/3 का। देखो 1/3 ऑफ द टाइम सेकेंड हाफ डिस्टेंस d, ये पूरा d कवर करने में कितना टाइम लगा t, और इस टोटल टाइम t का जो 1/3 टाइम है वो कितने स्पीड से चल रहा है v2 से, और रिमेनिंग 2t/3 मतलब 2/3 टाइम जो बचा वो कितने स्पीड से चल रहा है v3। बोलो क्लियर है। चलो, तो तुमको वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा।
बताओ, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड कितना है? v2, और टाइम कितना है? t/3। तो ये हो जाएगा v2 t/3। और ये इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? यहाँ से 2/3 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो फिर आप एक बार निकालो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? v3, और टाइम कितना है? 2t/3। तो ये आ जाएगा 2t v3/3। अच्छा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दोगे तो आना तो इस d के ही बराबर है। इसको d मत मानो, d तुम कंफ्यूज हो जाओगे d में। इसको कुछ मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। ये y है, ये z है। तो बाबू देखो, ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस z का अगर तुम ऐड कर दोगे तो आएगा तो ये टोटल डिस्टेंस, जो कि रिमेनिंग हाफ था। ये वाला हाफ को तुमने d माना है, तो ये वाला भी हाफ क्या है? d। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस y और z ऐड होगा, तो y प्लस z ऐड होकर आपको क्या मिलेगा? d ही मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंड हाफ डिस्टेंस ही है। सेकेंड हाफ डिस्टेंस। अरे बोलो यार। ठीक है, तो आप y कितना है? दिस इज v2t/3। और z कितना है? दिस इज 2t v3/3 इज इक्वल टू कितना है? d। तो यहाँ से तुम t अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा v2/3 प्लस 2v3/3 इज इक्वल टू d। तो टाइम बाबू आ जाएगा तुम्हारा 3d डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम तुमने t माना था, ये t तो तुम अपने मन से माने थे ना कि टोटल टाइम t है, वो टोटल टाइम t निकल कर आ गया है ना। और ये उन पैरामीटर्स में निकल कर आया है जो पैरामीटर्स तुम्हारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं, है ना। हमेशा आंसर जो निकाला जाता है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है या क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं, उन्हीं के वेरिएबल्स के टर्म में निकालना है। आप अपने मन से कोई नया वेरिएबल निकाल मान लिए और उसके टर्म में अगर आप आंसर निकालेंगे तो वो सही बात नहीं है। बोलो, क्लियर है? ठीक है, ये टाइम है ये। तो अब हो गया, एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड कैसे निकाल लेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो d और d मिलके 2d है। और टाइम, टाइम कितना है? ये हो गया d डिवाइडेड बाई v1। जितना आधा ट्रैवल करने में ये टाइम लगा था और पूरे आधे को ट्रैवल करने में t टाइम लगा है, जो कि इसके बराबर है। ये हो जाएगा 3d डिवाइडेड बाई vt प्लस 2v3। तो अब मेरे हिसाब से d लेको कट जाएगा, बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 3/v2 प्लस 2v3। तो एलसीएम ले लो तो हो जाएगा v1 v2 प्लस 2v3। और हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे। एलसीएम लोगे तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 2v1 v2 प्लस 2v3। और डिवाइडेड बाई एलसीएम लोगे तो ये आएगा v2 प्लस 2v3 प्लस 3v1। दिस इज योर आंसर, है ना। ये सारा चीज़ 1 है तो ये डिनोमिनेटर सीधा जो भी एलसीएम आएगा वो ऊपर 2 के पास चला जाएगा। तो ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। इसको देख के घबराओ मत कि इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि तुमको याद रखना है। ये तो जो गिवन वेरिएबल, गिवन डेटा जिस वेरिएबल के टर्म में था, उसी वेरिएबल के टर्म में हम आंसर को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ये चीज़ है, दिस इज योर आंसर। ठीक है बाबू, देखो हम तुमको एक बात बता देते हैं, तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन आप एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाएंगे अगर क्वेश्चन में होगा। फिजिक्स को जितना सिंपल रखोगे उतना आपको फिजिक्स समझ में भी अच्छे से आएगा और आप आराम से कर भी सकते हो। जितना जहाँ जहाँ डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी वहाँ हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जो चीज़ें सिंपल हैं उनको सिंपल रहने दो। ठीक है, हमेशा जब कभी भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ जाए अपने दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठाओ कि हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अगर हमको पता चल जाएगा तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। बेसिक फंडामेंटल से चलो। अब हमको बताओ, है ना, अब हमको बताओ कि कितने लोग को ये बात चमक गया। बाबू स्पीड मतलब एवरेज स्पीड ही होता है। अगर आपसे नॉर्मली सिर्फ स्पीड पूछे कि स्पीड बताओ, इसका मतलब आपको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड ही करना है, वो एवरेज ही होता है।
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे, मैंने आपको बेसिक में पढ़ा चुका है सारा, उसके बाद भी आप लोग ये सब सवाल पूछते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। फिर भी हम कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए ये वाला टॉपिक हम फिर एक बार इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, मोस्टली कल ही पढ़ाएंगे, है ना, कल या परसों। एवरेज और इंस्टेंटेनियस याद है ना? ये होता है डेल बाई, आप इसको लिखेंगे डेल एस बाई डेल टी, और आप इसको लिखेंगे डी एस बाई डी टी, है ना। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये वाला टॉपिक एक आएगा डिटेल में। लेकिन तब जब तक इंस्टेंटेनियस नहीं बोले तब तक हमेशा सारी चीज़ें एवरेज रहती हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो एक इसी से मिलता जुलता हम क्वेश्चन देते हैं। अब तुम्हारा आंसर बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, a particle travels half of the time half of the time with constant speed 2 meter per second. In remaining half of the time, in remaining half of the time, it travels 1 by 4th distance, 1 by 4th distance with constant speed of 4 meter per second, and 3 by 4th distance, है ना, 1/4, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4 डिस्टेंस विथ 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट जर्नी। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग किए हैं, इसको देखो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, राइट। मॉर्निंग के केमिस्ट्री वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं। सिर्फ एक संजीत और अविनाश, ये दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कूल चल रहा है। बाकी सारे बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन करते, हमको इसका आंसर चाहिए। संजीत और अविनाश उस समय स्कूल जाते हैं इसीलिए वो लोग ज्वाइन नहीं करते। बाकी बच्चे क्यों ज्वाइन नहीं करते? विश्वास ज्वाइन करता है, पलक ज्वाइन करती है, खुशी ज्वाइन करती है, श्रेया कभी आती है कभी नहीं आती है। बाकी लोग क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते, हमको बताइए। हाँ, विश्वास ज्वाइन करता है, विश्वास मॉर्निंग में भी ज्वाइन करता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे। 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी कोई ज्वाइन नहीं करता। बाकी लोग क्या करते रहते हैं? आपको नहीं पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग? इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर, इतना बढ़िया लेक्चर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का, मज़ा आ जाता है। ठीक है, क्लास में जितने भी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे थे आज, सब बहुत अच्छे अच्छे, तुम्हारा क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में किया, बहुत सारा चीज़ बनाया, है ना। सब बच्चे एकदम खुश थे और आप क्लास नहीं कर रहे। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन बनाइए, उसी वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही मिलता जुलता है, ट्राई करो। नीट के एग्जाम में बेसिकली एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, मतलब मैंने देखा है एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस नीट के पेपर में। और जेई वगैरह के में एडवांस में तो इतनी इजी चीज़ें नहीं आती, है ना, मेंस वगैरह में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर बनाइए।
जैसे मैंने देखो कैसे कैसे किया, हर फिजिक्स के हर क्वेश्चन में पहले फिगर बनाया करो। फिजिक्स के हर क्वेश्चन में पहले फिगर बनाया कीजिए, बिना फिगर के फिजिक्स का क्वेश्चन मत बनाना, इज अ क्राइम। बिना फिगर के फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना इज अ क्राइम, वो क्राइम है। अगर आप बिना बिना क्वेश्चन पढ़ के फिगर नहीं बना रहे और उसको बना रहे तो फिर वो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करेंगे। तो हमेशा ये कोशिश करो कि फिगर बने, फिगर बनेगा तो चीज़ें मस्त रहेंगी। ट्राई करो, इसको ट्राई करो। 10.6 नहीं, गलत है संजीत, गलत आंसर है। 10.6 मीटर पर सेकेंड इज द रॉन्ग आंसर। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या वेलोसिटी किसी एक पर पूछा जाए कि अब हमको टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, देन यू नीड टू। टू 2.2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया। कैसे करोगे? आपके पास फिर वही चीज़, एक स्ट्रेट लाइन है, या मान लो बॉडी है आराम से, तो ये यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, बीच में आधा कुछ बात हो रहा है। पढ़ो क्वेश्चन। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं ये टाइम t है, और तो ये भी टाइम t होगा, आधा टाइम t आधा टाइम t, तो टोटल टाइम कितना होगा 2t। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो चलो इस बार हमको टोटल टाइम पता चल गया 2t, है ना। मैंने मान लिया कि ये t है और ये भी क्या है t, है ना। हाफ टाइम, तो हाफ टाइम t है तो रिमेनिंग हाफ टाइम भी t होगा, तो t और t। ठीक है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा 2t। टू स्पीड और t हो गया टाइम। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, मान लेते हैं इसको d1। तो d1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस हो गया भाई, 2t हो गया। तो ये तो सिंपल है। अब आगे बढ़िए। इन रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस कुछ d है ना, यहाँ का d1 माना था, यहाँ का d मान लेते हैं। तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, है ना, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस मतलब ये पूरा 1/4 ऑफ द डिस्टेंस मतलब d/4 कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है,
4 मीटर पर सेकेंड, और रिमेनिंग 3d/4, रिमेनिंग 3/4 डिस्टेंस कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, बड़ा तुम लोग बोल रहे थे कि बहुत इजी है सर, 9th क्लास की चीज़ है, क्या हो गया? ध्यान से देखो कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा है। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? आपके पास डिस्टेंस है d/4, आपके पास टाइम है, स्पीड है। तो टाइम कैसे होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? d/4। ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? d/4, और स्पीड कितना है? 4 है ना, 4 है। तो कितना हो गया? d/16। टाइम हो गया, यानी ये 1/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? d/16। सिमिलरली यहाँ का टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस कितना है? 3d/4, और टाइम कितना है? 6, तो ये कट जाएगा 2, ये आ जाएगा d/8। d/8 मतलब d/4 डिस्टेंस ट्रैवल करने में d/16 लगा, और 3d/4 डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगा? d/8। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो इसी t के तो बराबर होगा, क्योंकि रिमेनिंग हाफ टाइम कितना है? t है। क्योंकि इसको आपने t माना था, तो रिमेनिंग हाफ टाइम भी कितना होगा? t। तो ऐड करो, तो ये हो जाएगा d/16 प्लस d/8 मिलकर t के बराबर। तो ये 16 हो जाएगा, दिस विल बी d प्लस 2dt। तो ये जाएगा 3d/16 इज इक्वल टू t। तो d विल बी इज इक्वल टू 16t/3। d विल बी इक्वल टू 16t/3। ये जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, ये निकल गया आपका 16t डिवाइडेड बाई 3। तो हो गया ये। हाँ, ये डिस्टेंस कितना था? 2t, और ये डिस्टेंस कितना निकल कर आ गया? 16t/3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2t प्लस 16t/3। तो ये हो जाएगा बाबू 2t प्लस 16t/3, और होल डिवाइडेड बाई 2t है। तो बाबू ये हो गया 60 प्लस 16t डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2t। तो ये हो जाएगा बाबू 22t डिवाइडेड बाई 6t। तो t से t कट गया, 11/3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। यही आंसर, हाँ यही आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं कहीं। तो 11/3 मीटर पर सेकेंड इस पूरे जर्नी का क्या है? एवरेज स्पीड है। 19/3 गलत है, आंसर आएगा 11/3। 22 को 6 से 2 से डिवाइड कर दो, 11/3। 11/3 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बाबू देखो, क्लास में हम लोग बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस ही करेंगे, है ना। इजी इजी वाले तो तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तुम देखो कि तुमसे मिस्टेक क्या हो रहा है। देखो, ये बात नहीं है कि क्वेश्चन दिया गया और मेरे से नहीं बना। जब बता नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फिर बताया जा रहा है तो देखिए कि क्वेश्चन में क्यों मिस्टेक, या तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, और या नहीं तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है, किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, आप वो नहीं समझ पाए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा पिछला वाला था। पिछला बार मैं हाफ हाफ डिस्टेंस का बात कर रहा था, और इस बार वो हाफ हाफ टाइम का बात कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लगभग दोनों क्वेश्चन मैंने एक जैसा ही बनाया है, ताकि आपको पैटर्न भी पता चले और आपको ये आइडिया लग जाए कि हमेशा, सॉरी, एवरेज स्पीड निकालने के दौरान आपको हमेशा क्या करना चाहिए? टोटल डिस्टेंस निकाल लेना चाहिए, टोटल टाइम निकाल लेना चाहिए, डिवाइड करोगे हमेशा आंसर आ जाएगा। कोई अलग से फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ आइडिया लगा दो। बताओ कितने लोग को चमका? पहले देख लो अच्छे से, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखो देखो, आराम से देखो, फिर बताओ क्लियर है क्या। प्रैक्टिस करो, है ना। घर पे जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप एक काम करो, क्लास में जितने क्वेश्चंस होते हैं पहले उनको अपने अपने कॉपी में उतार लो, और फिर बिना देखे, बिना वीडियो देखे, बिना कॉपी का सॉल्यूशन देखे, है ना, बिना नोट्स के पीडीएफ से सॉल्यूशन देखे हुए आप खुद से बनाइए।
ठीक है, कम से कम पहले क्लास के इलस्ट्रेशंस को कर लो, उसके बाद फिर जो होमवर्क मिलेगा एच सी वर्मा सर के बुक से होमवर्क मिलेगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, उन सब बुक्स से हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आपको देंगे बनाने के लिए। ठीक है, चलो हो गया, तो एक ये क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई करो। राइट। ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ अ 60 मिनट ट्रिप, मतलब टोटल 1 घंटे का ट्रिप था, 60 मिनट का ट्रिप, उसके स्टार्टिंग के जो 18 मिनट थे उसमें कार चला है एवरेज स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड से। और फिर तो फिर पूछ रहा है कि बाकी बचे हुए 42 मिनट, 60 में से 18 मिनट निकल गए तो कितना बचा, 42 मिनट। तो बाकी बचे हुए 42 मिनट में वो किस एवरेज स्पीड से चले ताकि पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ये इजी क्वेश्चन है, छोटे में ही बन जाएगा 2-3 लाइन में, लेकिन थोड़ा ट्राई करो इसको, है ना। हम ये सब क्वेश्चंस दे रहे हैं कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि चीज़ें चल क्या रही हैं। गिव इट अ ट्राई, देखो क्या आता है आंसर।
करेक्ट, संजीत का आंसर करेक्ट आया है। इसका आंसर है 25.3 मीटर पर सेकंड। ये तो सिंपल है, डायग्राम बनाओ पहले। गाड़ी यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची, टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 60 मिनट्स। इस 60 मिनट्स को दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया गया। एक है स्टार्टिंग का 18 मिनट्स और एक है रिमेनिंग 42 मिनट्स। 18 मिनट तक किस स्पीड से चला है? 11 मीटर पर सेकेंड। 42 मिनट तक कितने स्पीड से चला है नहीं पता, तो x मान लेते हैं, है ना, या मान लेते हैं कि v स्पीड से चला है। ठीक है, तो इतने देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? स्पीड इंटू टाइम, 18 इंटू 11, कितना आएगा ये? 180 और 18 जोड़ना है, 198 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इधर इधर डिस्टेंस कितना होगा? इसका टाइम कितना है? 42 और स्पीड कितना है? तो ये हो जाएगा 42v। तो हो गया काम खत्म। एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का कैसे लिखोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना है? 21। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? 42v और प्लस 198, और टोटल टाइम कितना है? 60 मिनट्स। टोटल टाइम कितना है? 60 मिनट्स। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.3 मीटर पर सेकंड। है ना, हमेशा डायग्राम बनाया करो बाबू, है ना, हमेशा डायग्राम वगैरह बना के किया करो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है ना। आगे भी देखो, आगे भी जब आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लोगे तो वहां पर भी आपसे कभी भी ये छोटा सा चीज़ पूछ सकता है कि एवरेज। तो हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड अगर पूछे, है ना, एवरेज स्पीड अगर पूछे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो, एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो तुम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम से। अरे स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो कभी अगर मान लो कभी एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो देखना कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम से। ठीक है, और एवरेज स्पीड अगर पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम से। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट दबा हुआ हमेशा टोटल ही होता है, डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर बनाने हैं आपको तो एच सी वर्मा सर की बुक में, एच सी वर्मा बुक में आप काइनेमेटिक्स चैप्टर खोल लीजिएगा, और उसमें जो एक्सरसाइज होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाना। थोड़ा थोड़ा होमवर्क लेते चलो ताकि आपको आइडिया लगते चले। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन 4 चीज़ों पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, या एक्सरसाइज बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आप जब बुक खोलेंगे, ठीक है, आप जब बुक खोलेंगे तो आपको पहले सॉल्व एग्जाम्पल दिखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव 1 दिखेगा, ऑब्जेक्टिव 2 दिखेगा। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 के बाद आपको
एक्सरसाइजेस दिखेगा ना, एक्सरसाइजेस लिखा होगा। हाँ, एक्सरसाइजेस लिखा होगा, और एक्सरसाइजेज में फिर जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्रैक्टिस करना। ये आपका होमवर्क है। कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना, हम बता देंगे। नहीं तो इन जनरल सब कोई जो भी मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है, सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहा है, हम लोग HC वर्मा सर की बुक को तो फिजिक्स में एकदम थॉरली करेंगे, है ना। इसीलिए करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बेसिक बुक है। ये बुक को आप बनाएंगे तो आप फिजिक्स सीख जाएंगे। फिर आप इतना कर लेंगे, जब आप इतने सेट ऑफ क्वेश्चंस HC वर्मा के आपको आ जाएंगे, आप उनके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आप उनको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, तब हम लोग फिर अगला लेवल पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे फिर उसके बाद। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जब भी चीज़ आए तो आपको याद रखना है कि आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। आप ऐसे कर लेंगे तो ये चीज़ें निकल जाएंगी। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस का टाइम के साथ जो चेंज था उसको आप क्या बोलते थे? स्पीड। सिमिलरली ये ए है और आप बी पर चले गए, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो इस बार ये जो चीज़ है हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा एस से डिनोट किया करेंगे पूरे चैप्टर में। नहीं बाबू, अविश्वास अभी नहीं। अभी जो दे रहे हैं 4 क्वेश्चन तो 4 ही बनाओ। क्वेश्चन बाबू इतने मिलेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पढ़ तो लो यार, अभी 1-2 दिन हुआ ही है। डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट एस है, तो अगर हम ये देखना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ देखना चाहते हैं, है ना, S/T। और ये चीज़ फिजिक्स में हमेशा वेलोसिटी कहा जाता है ना। ये चीज़ अपने अंदर हमेशा क्या लेकर आता है? वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट समय के साथ जैसे चेंज हो रहा है, आप ये देखना चाहते हैं कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, उसको आप बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये स्पीड से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वेलोसिटी के पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। टाइम तो स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर जब एक स्केलर से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी एक वेक्टर ही रहता है। तो वेलोसिटी के पास एक ऐसा चीज है जो स्पीड के पास नहीं था, और वो है डायरेक्शन। क्योंकि ये एक वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे आप बोलो 60 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। लेकिन आप बोलो 60 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में, तब अब 60 मीटर पर सेकेंड के साथ एक वेलोसिटी अटैच हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन अटैच हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये एक वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी के पास आप हमेशा क्या होगा? डायरेक्शन। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे 1-2 क्लास के बाद चीज़ें इतनी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम इसीलिए एकदम फंडामेंटल से पढ़ा रहे हैं कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, किसी को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, तो वो भी अगर लेक्चर देखे तो उसको क्लियर हो जाए ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये बात तो आपने बोला कि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखते कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है, और आपका बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन में है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही हो जाएगा। ठीक है।
आप एक बॉल लिए और बॉल को ऊपर फेंक दिए, तो बॉल बॉल का मोशन का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है ना। आप ऊपर फेंक दिए बॉल को, ऐसे बॉल को फेंक दिए, बॉल ऊपर जा रहा है, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा इसके वेलोसिटी का। बोलो यार, क्लियर है। आपके पास एक बॉल है, उसको आपने यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया। ये बॉल है आपका, आपने इसको कितने डिग्री के एंगल पे फेंक दिया, 30 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया। मोशन ये हो गया बॉल का, बॉल ऐसे जा रहा है, 30 डिग्री के एंगल पर जा रहा है, तो 30 डिग्री के एंगल पर ही इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी चल रही होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी चल रही होगी, वही डायरेक्शन आपके वेलोसिटी का होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है भाई, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो, उसी डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपके पास कोई कर्व है तो कैसे निकाला जाएगा, देखो। जैसे आपका बॉडी जो है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है ना, ये आपका एक कर्व है, तो बॉडी इज मूविंग अलोंग दी कर्व। कर्व के अलोंग आपका बॉडी जो है वो मूव कर रहा है ना, यहाँ से चलते चलते जा रहा है। तो किसी कर्व के बॉडी पर अगर आपको कभी वेलोसिटी चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, आपको यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, ए पॉइंट पर वेलोसिटी, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इन तीनों पॉइंट पर जाएंगे और टैंजेंट खींच देंगे। क्या खींच देंगे, टैंजेंट खींच देंगे। तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी एट ए, ये हो जाएगा वेलोसिटी एट बी, और ये हो जाएगा वेलोसिटी एट सी। तो अगर आपका बॉडी कभी किसी कर्व पर मूव कर रहा हो, तो वो जिस पॉइंट पर हो उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दो, टैंजेंट। तो जो टैंजेंट का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन आपके बॉडी के वेलोसिटी का होगा, है ना। तो आप ये लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ tangent gives the direction of velocity, है ना। वेलोसिटी तो ऐसा चीज़ है बाबू, पूरे फिजिक्स में आता रहेगा, कभी बॉडी मूव करेगा, कभी चार्ज मूव करेगा, है ना। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, है ना। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने लगोगे तो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें मूव करने लगेंगी, है ना। ये चीज़ है। तो द डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल आप सर्कुलर मोशन भी ले सकते हो, जो आप बहुत फेमिलियर होंगे जिसमें, है ना। आपके पास एक सर्कल है, आपका बॉडी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो कैसे वेलोसिटी दिखाएंगे, ये भी तो एक कर्व ही है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या कर देंगे, टैंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पे टैंजेंट, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी, ये वेलोसिटी ऑफ सी, और ये वेलोसिटी ऑफ डी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपका बॉडी किसी कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, जैसे किसी सर्कल का एक तरीके का कर्व पाथ है, तो आपको कि जिस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए या जिस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, आप वहाँ पे क्या ड्रॉ कर दोगे, टैंजेंट। आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा है बाबू, डिस्टेंस का चेंज अगर समय के साथ देख रहे हो तो वो स्पीड देगा, और वहाँ पे डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, वहाँ बस मैग्नीट्यूड है। बॉडी 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, दैट्स इट, वो उसको कंप्लीटली डिफाइन करेगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आता था, याद करो डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से खुद एसोसिएटेड एक डायरेक्शन था। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते थे, है ना। फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ जो एरो आप दिखाते थे, वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता था, है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट के पास खुद डायरेक्शन है, तो जब उसका वेरिएशन टाइम के साथ देखा जाएगा, तो वेलोसिटी आएगा जिसके पास भी डायरेक्शन होगा, है ना। अगर आप बोलते हो ओनली 60 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड है। लेकिन अगर आप बोलते हो 60 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 60 मीटर पर सेकेंड अप, 60 मीटर पर सेकेंड डाउन, 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसका मतलब आप उसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएट कर रहे हो, तब वो चीज़ बन जाएगा वेलोसिटी, है ना। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो देखो, फिर आगे बढ़ेंगे।
इस पूरे चैप्टर में हम लोग हमेशा ये मानेंगे, ध्यान से देखना, या आप हमेशा इस तरीके से चीज़ों, आप मोस्टली इस चैप्टर में कैसी चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन वाली चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। आपका जो काइनेमेटिक्स में मोशन का स्टडी करते थे, तो हमारा जो मोशन अभी रहेगा इस चैप्टर में, वो आपका एक ट्रांसलेशन मोशन रहेगा। है ना, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बाबू, मोशन का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी चलेगा ना, वही डायरेक्शन आपके वेलोसिटी का हो जाएगा। अगर आपका बॉडी ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, बॉडी नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बोले कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में किसी v के वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में जितने भी इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, जितने भी इनफाइनाइट पार्टिकल्स इस बॉडी के अंदर होंगे, सब एक साथ इधर v के वेलोसिटी से जा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, सब एक साथ वेलोसिटी से जा रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ऊपर वाला बॉडी v से चलने लगे, फिर बीच वाला किसी और स्पीड से चलने लगे, ये किसी और स्पीड से चलने लगे। ऐसा हमारा एजम्पशन नहीं है। हम हमेशा ये मानेंगे कि हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और अगर आपके पास बोल दिया क्वेश्चन में कि अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इस बॉडी का हर एक पार्ट, है ना, इस बॉडी का हर एक पार्टिकल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द वेलोस ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी will have same velocity, all the particles of the body will have same velocity। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब अगर, चलो इसको बाद में डील करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में अभी नहीं, पहले वेलोसिटी के बारे में अच्छे से जिक्र हो जाए, उसके बाद एक्सेलरेशन करेंगे। कोई दिक्कत? हम्म, चलो ठीक है, तो आज वाइंड अप करते हैं यहीं पर। कोई डाउट है तो आज के कल जो वाला जो क्लास होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पे हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस वाली चीज़ें करेंगे, है ना। एक बार फिर से हम आपको वो चीज़ें बता देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है, वेल एंड गुड, रिवीजन का हो जाएगा आपका, और जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अच्छे से इनको देख लेना एक बार। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, बेसिकली एवरेज वैवरेज ही है। तो कल से एक बार हम लोग एवरेज इंस्टेंटेनियस वाली चीज़ कर लें, है ना, उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले में चले जाएंगे, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले। फिर वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिन पर क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलो थैंक यू।